Hello students, welcome to my channel Learn with Monica, and today we are going to solve the practice set number 6। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो आज के जो 20 क्वेश्चन है ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने जा रही हूँ आज के सेशन में, तो सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ में, सारे स्टूडेंट्स के साथ में, ग्रुप्स में, सब में शेयर कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे हैं तैयारी रेलवे ALP CBT 2 की। उम्मीद करती हूँ कि आज सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट जरूर लगा रहे होंगे। और अगर अभी आपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू नहीं किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, डेली एक मॉक टेस्ट लगाइए, उसको एनालाइज करिए और फिर उसको इम्प्रूव करिए नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सेशन को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइए। चलिए तो हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो कि बेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर पर। Students, we are now going to solve the practice set number 6. So very first question is, the SI unit of conductivity is. Read the options. Option number 1 is ohm meter. Option number 2 is ohm per meter. Option number 3 is mho meter. And option number 4 is mho per meter. So conductivity की यूनिट क्या होगी? mho per meter। ये हमको लर्न करना है और हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लर्न कर लो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आप एग्जाम में इतना टाइम नहीं दे सकते कि हर एक यूनिट को आप डिराइव करो या फिर हर एक यूनिट को कैलकुलेट करो। सो इट इज़ बेटर टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन। The SI unit of conductivity is mho per meter. Move on to the next question. Question number 2 is Tesla is same as. So Tesla is the basically unit of magnetic flux density. Tesla is the unit of magnetic flux density and which is denoted by B, है ना। और जो टेस्ला होता है वो कितना होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। जो टेस्ला होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होगा। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम रेजिस्टिविटी इज। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ओम मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इज ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर। ऑप्शन नंबर 3 इज ओम ग्राम मीटर पर ग्राम। और ऑप्शन नंबर 4 इज ओम मीटर की पावर 4 एंड मीटर क्यूब। So the answer of this question is, it may be answer number 1, it may be answer number 2 और it may be answer number 4 also. So देखिए बच्चों, यहाँ पर बस क्वेश्चन जो एग्जामिनर है उसने क्वेश्चन में घुमाया हुआ है हमको कि वॉल्यूम रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। सो वॉल्यूम रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। ओके, सो वॉल्यूम रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। अगर हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर का अगर हम डिवीजन करते हैं तो स्क्वायर से 1 मीटर बचेगा हमारा। ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 2 में अभी अगर हम देखें, अगर 1 मीटर ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर है, अगर हम एक मीटर को कैंसिल कर दे तो ओम मीटर यूनिट आ जाएगी। इसी तरह ऑप्शन नंबर 4 में भी मीटर 4 अपॉन मीटर क्यूब दिया गया है। नहीं, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा स्टूडेंट्स, सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 होगा या फिर ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर होगा। सो हम किसी को भी मार्क कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मार्क करें ऑप्शन नंबर 1। इसका 2 भी सही होगा क्योंकि यूनिट होती है ओम मीटर और ओम मीटर को हम डराइव कर रहे हैं यहाँ पर। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस इज द फिनोमेना इन अ मैग्नेटिक सर्किट बाय विच। मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस क्या होता है? मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस होता है, ऑप्शन नंबर 1 इज H लैग बिहाइंड B, ऑप्शन नंबर 2 इज B लैग बिहाइंड H, ऑप्शन नंबर 3 इज H and B are same, and option number 4 is setting up a constant flux is done. So BH कर्व को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। एंड BH कर्व क्या होता है? B लैग बिहाइंड H. So आंसर नंबर 2 is correct. So answer number 2 is correct, that is B lag behind H. Move on to the next question. So move on to the question number 5. BH curve for which be a straight line passing through the origin.
सो इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि किस टाइप के मटेरियल के लिए जो BH कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन शो करता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज एयर, ऑप्शन नंबर 2 इज सॉफ्ट आयरन, ऑप्शन नंबर 3 इज हार्डेंड स्टील एंड ऑप्शन नंबर 4 इज सिलिकॉन स्टील। तो देखिए, आपको एक रिलेशन याद करना होता है। एक रिलेशन होता है बी और एच के बीच में, बी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एच। तो ये जो म्यू होता है ये होती है परमिबिलिटी। ये हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। तो जो एयर की परमिबिलिटी होती है, जब म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट हो जाता है, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है BH कर्व में। ये कंडीशन हमको याद करनी है और ये फॉर्मूला भी हमको याद करना है। और यूनिट हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ी कि बी की जो यूनिट होती है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एयर। BH कर्व में जो स्ट्रेट लाइन पास होता है ओरिजिन से वो कर्व शो करता है एयर के केस में। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। Magnetic lines of force coming from a magnet is, option number 1 is intersect at infinite, option number 2 is intersect within the magnet, option number 3 is cannot intersect at all, and option number 4 is cancel at the pole। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं 5 6 7 8, उसको करेक्ट कर लीजिएगा 1 2 3 4। सॉरी फॉर द मिस्टेक व्हाट आई हैव डन इन PDF। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बेसिकली जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं जो कि मैग्नेट से बाहर आती हैं, वो क्या होती हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, सपोज ये एक मैग्नेट है, तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे वो कुछ इस तरह से निकलते हैं, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, है ना। वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पैरेलल होती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये याद रखना है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है ये क्वेश्चन। एक BH कर्व का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ा, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको चाहो तो मार्क भी कर लो। BH कर्व, वैसे मैंने सारे ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ही कराए इस सेशन में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही हैं, हर किसी ना किसी एग्जाम में आए, चाहे RRB JEE में आए हों, चाहे RRB ALP CBT 2 में आए हों, और चाहे वो SSC JEE में आए हों। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि आज के सेशन में है। So move on to the next question, that is question number 7. The main advantage of temporary magnet is that we can, temporary magnet का एक फायदा क्या होता है? Option number 1 is change the magnetic flux. Option number 2, use any magnetic material. Option number 3, decrease the hysteresis losses. And option number 4, magnetize without any source. So जो टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं उनमें हम एक ही चीज कर सकते हैं और वो है उसकी फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं हम। ओके, वी कैन नॉट यूज एनी मैग्नेटिक मटेरियल फॉर अ टेम्परेरी मैग्नेट, क्योंकि टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए हम किसी भी मटेरियल का यूज नहीं कर सकते। कुछ मैग्नेटिज्म के लिए स्पेसिफिक मटेरियल्स का ही यूज होता है मैग्नेट बनाने के लिए। सो इट इज नॉट द रेलिवेंट ऑप्शन, यूज एनी मैग्नेटिक मटेरियल। डिक्रीज द हिस्टेरेसिस लॉसेस, वी कांट कंट्रोल एनी लॉसेस। लॉसेस जो भी है वो ऑटोमेटिकली होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, सो ये भी नहीं हो सकता ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है मैग्नेटाइज विदाउट एनी सोर्स, सो ये भी एक रिलेवेंट ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर होगा चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स बाय एनी मेथड। सो एडवांटेज इसका यही होगा टेम्परेरी मैग्नेट का, ऑप्शन नंबर 1। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। द मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन परमानेंट मैग्नेट इज, which kind of material we use for the permanent magnet? The options here are iron, soft steel and nickel. So the answer of this question is iron, not iron. Iron and nickel are the ferromagnetic materials. So answer of this question is soft steel. Soft steel is used as a material for the permanent magnet. परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो होता है soft steel. We can use soft steel. Iron and nickel are the ferromagnetic material and they cannot be used for making the permanent magnets. So move on to the question number 9. The magnetic material exhibit the property of magnetization due to, किसके कारण जो है वो मैग्नेटाइजेशन होता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में? सो ऑप्शन नंबर 1 इज स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर 2 इज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर 3 इज ऑर्बिटल मोशन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ऑल अबव। सो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में जो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है कि जो मैग्नेट जो है वो मैग्नेटाइज कैसे हो रहा है, तो वो होता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण। जब भी हम किसी सोर्स से
फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो होता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण. सो वी हैव टू रिमेंबर दिस क्वेश्चन कि मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में एग्जिबिट करती है ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. इफेक्ट इज अपोज द कॉज अकॉर्डिंग टू विच लॉ. सो अपोजिशन का लॉ किस लॉ से होता है? ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन है फैराडेज लॉ, सेकेंड इज लेंज लॉ, थर्ड इज राइट हैंड रूल एंड फोर्थ इज लॉरेंस लॉ. So answer of this question is Lenz law. Lenz law is the effect to oppose the cause according to law. Opposition of anything is due to the Lenz law. Move on to the next question, question number 11. AD current losses in the transformer are depends on. So AD current loss transformer में किस में डिपेंड करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इज वोल्टेज का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 is current square, option number 3 is frequency square and option number 4 is both voltage and frequency. So AD current losses जो होते हैं उसका फॉर्मूला होता है PE is equals to KE BM square T square F square V. सो ये क्लियरली हमें एडी करंट लॉसेस के फॉर्मूले से पता चल जाएगा कि जो एडी करंट लॉसेस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? ट्रांसफार्मर के. सो ट्रांसफार्मर के जो एडी करंट लॉसेस होते हैं इट इज क्लियरली सीन फ्रॉम दी, हम इस फॉर्मूले से देख पा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. ऑप्शन 1 नहीं होगा क्योंकि ये वोल्टेज का स्क्वायर दिया गया है, ऑप्शन बी नहीं होगा करंट का स्क्वायर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी होगा ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, नॉट ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है. Option number 3 is the correct answer of this question. Move on to the next question, that is question number 12. The efficiency of transformer is maximum when? Option number 1 is constant losses is equals to variable losses. Option number 2, constant loss only and variable loss equal to 0. Constant loss are greater than variable losses and variable losses are greater than constant losses. सो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए जो आयरन लॉसेस होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है, और जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो होते हैं वेरिएबल लॉसेस. ये पता होना चाहिए कि जो आयरन लॉसेस होते हैं वो होते हैं कांस्टेंट लॉसेस और जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो होते हैं वेरिएबल लॉसेस. सो हमने आज तक यही पढ़ा है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देता है? जब आयरन लॉसेस इक्वल होते हैं कॉपर लॉसेस के. ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शंस को इस तरह से दिया गया है कि कांस्टेंट लॉसेस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉसेस. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1. सो कांस्टेंट लॉसेस इज इक्वल टू वेरिएबल लॉसेस. इट मे बी आज इन दिस फॉर्म और इट मे बी आज इन दिस फॉर्म लाइक iron losses is equals to copper losses. So remember this students, the efficiency is maximum when iron losses is equals to copper losses or the constant losses is equals to variable losses. Move on to the question number 13. All magnetic material lose their magnetic property when? Option number 1 is cooled to low temperature. Option number 2 is heated to high temperature. Option number 3 is kept in aluminum box. Option number 4 is kept in vacuum. सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कब लूज कर देते हैं. सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज किस कंडीशन में किया जा सकता है? अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट कर देंगे तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीटेड टू हाई टेम्परेचर. आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पीडीएफ इंग्लिश में ज़रूर पढ़ाई है, लेकिन जब आप इसको सुनते हैं तो मैं उस क्वेश्चन को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो आपको बेनिफिटेड होगा. ये सेक्शन ऐसा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ना सोचे कि ये इंग्लिश में पीडीएफ है तो इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आएगा. यू कैन रिलेट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. आप रिलेट कर सकते हो इंग्लिश को हिंदी से, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूँ और इंग्लिश में भी पढ़ के बता रही हूँ. सो ये सेशंस जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14 is the hysteresis loop for the material of the core of the transformer should be. जो hysteresis loop होता है ट्रांसफॉर्मर की कोर के लिए मटेरियल जो यूज करते हैं उसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज शॉर्ट एंड नैरो. ऑप्शन नंबर 2 इज टॉल एंड नैरो.
Option number 3 is short and wide. Option number 4 is tall and wide. So answer of this question is short and narrow. जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसके लिए जो हिस्टैरिसीस लूप होता है उसका जो हिस्टैरिसीस लूप होगा वो शॉर्ट एंड नैरो होगा, यानी कि छोटा और पतला होगा, इस तरह का। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन आइडियल सुपरकंडक्टर? इसके लिए आपको थोड़ा डीप में कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना होगा। परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, उसके लिए आपको थ्योरी पढ़ना होगा मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि उससे ही सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से बेसिकली क्लियर हो पाएंगे। वो सेशंस हम आगे जाके करेंगे थ्योरी का। अभी तो लेकिन हमें एग्जाम देना है, सो प्रैक्टिस सेशंस मोर इम्पोर्टेंट दैन द थ्योरी। वी हैव टू फोकस ऑन द प्रैक्टिस सेशंस नाउ। So answer of this question is option number 1 is 1, option number 2 is -1, option number 3 is 0, option number 4 is infinite. So magnetic susceptibility जो होगी किसी भी ideal superconductor की वो होगी -1. It is the most repeated question of the examination again. ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया। Move on to the next question, that is question number 16. Superconductivity is destroyed. जो सुपर कंडक्टिविटी होती है वो कब डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी भी मटेरियल की? ऑप्शन नंबर 1 एट हाई टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 2 एट हाई मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर 3 एट हाई इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, जब सुपर कंडक्टिविटी है, जो सुपर कंडक्टिविटी है किसी भी मटेरियल की, वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? वो हाई टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रिक करंट पे भी डिपेंड करेगी। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या फिर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करेंगे तो सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही केसेस में सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। Move on to the question number 17. The magnetic field required to reduce the residual magnetism to zero is called. This is basically a definition of something. So option number 1 is coercivity, option number 2 is retentivity, option number 3 is hysteresis and option number 4 is saturation. So ये एक मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है, एक प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जब 0 पॉइंट पर पहुंच जाता है तो उस कंडीशन में उस मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कोअर्सिविटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज कोअर्सिविटी। Move on to the next question, question number 18. The capacitor store energy in. So energy capacitor किस फॉर्म में स्टोर करता है? Option number 1 is magnetic field, option number 2 is electric field, option number 3 is EMF and option number 4 is all of the above. तो जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है एनर्जी को, ये हमको पता होना चाहिए। Move on to the next question, that is question number 19. If two capacitors are connected in parallel, their values are 2 microfarad each. तो वैल्यू क्या है? 2 microfarad. सो कैपेसिटर्स की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 2 माइक्रोफेराड और पैरेलल कनेक्शन दिया गया है कैपेसिटर्स का। सो क्वेश्चन में पूछा गया है देन टोटल कैपेसिटेंस विल बी इन माइक्रोफेराड। माइक्रोफेराड में कितनी वैल्यू होगी टोटल कैपेसिटेंस की? सो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटेंस रहता है वो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है। सो सीरीज कनेक्शन में अगर दो कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करते हैं तो जैसे रजिस्टर्स में सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यूज ऐड होती हैं वैसे कैपेसिटेंस में उसके अपोजिट होता है। जो पैरेलल में कैपेसिटर्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उनकी वैल्यूज ऐड होती हैं और नहीं तो उनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू ऐड होती हैं। सो अगर कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्ट हैं, सो पैरेलली कनेक्ट कैसे होंगे? जो कैपेसिटर्स हैं अगर वो पैरेलली कनेक्ट हैं, ये माइक्रोफेराड्स में वैल्यू दी गई है कैपेसिटर्स की और बोला है कि आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सो जब पैरेलल में कनेक्शंस होता है कैपेसिटर्स का तो वैल्यूज ऐड होती हैं। सो 2 + 2 is 4. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4. सो आपको पता चल गया होगा कि कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट हैं तो उनकी वैल्यूज ऐड होंगी और अगर कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट हैं, अगर कैपेसिटर्स सीरीज में, सपोज ये क्वेश्चन होता कि सीरीज में कनेक्शन है 2 और 2, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1/2 + 1/2. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2/2, दैट इज
1। सो इसका आंसर हो जाता है 1 माइक्रोफेराड। बट यहाँ पर पूछा गया है कि पैरेलल में इनकी वैल्यूज क्या होगी, सो आंसर वुड बी 4। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 20. If two inductors are connected in parallel, each having value of 6 Henry, then the total inductance will be। अब ये इंडक्टर का क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 से मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट बता दिए। कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट भी बता दिया और इंडक्टर का कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ कि अगर आपको एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे बन जाए। ताकि तो पैरेलल में अगर इंडक्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं, इनकी वैल्यूज दी गई है 6 हेनरी। इनकी वैल्यू दी गई है 6 हेनरी। तो जब इंडक्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये रजिस्टर की तरह ही बिहेव करेंगे। रजिस्टर की तरह ही इसको वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि जो वैल्यू रहेगी वो 1/6 प्लस 1/6। इसकी वैल्यू हमेशा इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी रेसिप्रोकल्स से, रेसिप्रोकल्स के एडिशन से। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/6 एंड द वैल्यू इज 1/3। बट वी नो दैट 1/L इज इक्वल्स टू 1/L इज इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2। ये फॉर्मूला हो जाता है इंडक्टर्स जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, और जब सीरीज में कनेक्शन होगा तो हो जाएंगे L1 प्लस L2। सो आंसर आया था हमारा 1/3। सो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 3। L की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3। इसको आप सीरीज में भी ऐड करके देखिएगा। सीरीज में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12, क्योंकि जब इंडक्टर्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो सीधे सीधे दोनों इंडक्टर्स की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। लेकिन जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करेंगे, और जब रेसिप्रोकल्स को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1/3। बट वी हैव टू फाइंड द टोटल इंडक्टेंस। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ऑप्शन बी टिक नहीं करके आना। इसमें कई बच्चे यही गलती करके आएंगे कि 1/3 को टिक करके आएंगे, लेकिन आंसर वहाँ पे गलत हो जाएगा। सो आप ये था अपना इंडक्टर और कैपेसिटर जब सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन होगा तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोनों। अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 ले लें या फिर क्वेश्चन नंबर 20 ले लें, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 से हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर लिया कि कैपेसिटर जब सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनके वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये हर एग्जाम में आता है। सो ये था आज का हमारा सेशन, और मैं अपने सेशन को करने जा रही हूँ यहीं पर एंड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, और शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, या आप जिन भी ग्रुप्स में आपके फ्रेंड्स ऐड हो उन ग्रुप्स में भी आप शेयर कर सकते हैं। सो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार।